Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We are starting our interview segment after a short pause, and today with us we have an educationist who specializes in special education. She is doing some wonderful work here in Skardu. She will introduce herself to you and tell us all about her amazing work that she is doing. So let's meet Siddiqa today. Hi Siddiqa, how are you this morning? Assalamu alaikum, I'm good. Okay, hello everyone, I'm Siddiqa Ali, and by professions I'm psychologist. So What did you do? What degrees do you have in psychology? okay, I've done my master's in clinical psychology. Then after master's, PMDC diploma is post magistrate diploma assessment counseling and psychotherapy. सो उसके बाद जो है मैंने अपनी फील्ड में जो है एज अ साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में और ऑटिज़म के बच्चों के साथ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 5 years काम किया है. Very nice. That's excellent, Siddiqa. Tell me about autism. Autism जो है वो अभी भी हमारे माशरे में शायद अभी भी इस लफ्ज़ को एक टैबू समझा जाता है और इसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारे लोगों को ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे और ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स और इवन एडल्ट्स हैं जो कि अनडायग्नोज्ड और अननोटिस्ड गुज़र जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरीके से गुजारते हैं. तो पहले आप हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ऑटिज़म दरअसल है क्या और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं. जी बिल्कुल. ऑटिज़म बेसिकली इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ कंडीशन जो लाइफ लॉन्ग रहती है बच्चे के साथ. इसमें जो है चिल्ड्रन विद ऑटिज़म हु हैव प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, बिहेवियर इश्यूज़, सोशलाइजेशन एंड सेंसरी इश्यूज़ भी इनको साथ में होते हैं. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो इनिशियल में लोगों से स्टार्ट में जो है वो घुलते मिलते नहीं हैं अपने सेम एज के बच्चों में, और उनका एक रैपिटेटिव बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है, फिक्सेशंस होती हैं उनको डिफरेंट चीज़ों के साथ, और उनकी जो मेन इशू आता है वो उनकी स्पीच में आता है. स्पीच डिले होते हैं या वन वर्ड पे होते हैं, या कुछ बच्चे इनएप्रोप्रिएट वोकलाइजेशंस भी होती है और उनकी स्पीच फंक्शनल नहीं होती बेसिकली. तो अगर हम ऐसे बच्चों को देखें अपने माशरे में जो जिसमें इनिशियल सिम्टम्स नज़र आते हैं जो 1.5 साल से 2.5 साल में जो है वो नुमाया नज़र आने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास अप्रोच करें ताकि बरवक्त तशख़ीस के साथ इनकी थेरेपी जो है वो स्टार्ट की जाए. बिल्कुल ठीक आपने बताया. जो आपने कुछ सिम्टम्स बताए जैसे स्पीच में डिले बताया, रेपिटेटिव बिहेवियर बताया, फिक्सेशंस के बारे में बताया, और दूसरे बच्चों से घुलना मिलना नहीं, इस तरह की अलामात अगर बच्चों में नज़र आएँ तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बग़ैर डरे बग़ैर घबराए अपने बच्चों की असेसमेंट एक दफ़ा ज़रूर कराएं. ज़रूरी नहीं है कि उनको ऑटिज़म हो, लेकिन अगर है तो इसके लिए मदद मौजूद है. इसके लिए माशाल्लाह आप जैसे साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं. आजकल आप जिस इदारे में काम कर रही हैं आप उसके बारे में ज़रा हमें बताइए तफसील से. जी मैं जो हूँ सेल्स कर दो. सेल्स इज़ द बेसिकली स्कूल ऑफ ऑटिज़म एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग. ये इनिशिएटिव है कमांडर FCNA का जो स्कर्दो में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ऑटिज़म के बच्चों को एम्पावर करने के लिए. हमारे इंस्टीट्यूट में अभी माशाल्लाह से 12 बच्चे इनरोल्ड हैं जो डायग्नोस हैं ऑटिज़म के साथ. उनकी थेरेपीज़ हो रही है डिफरेंट, और हमारे पास जो थेरेपीज़ है उनमें 5 थेरेपीज़ है जिसमें ABA थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन एंड फिजियोथेरेपी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. तो एक ऑटिस्टिक बच्चा जब आता है हमारे पास तो डायग्नोस के बाद अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस हम उसको डिफरेंट थेरेपीज़ में इनरोल करते हैं, और
उसकी फिर उसके हर बच्चों का जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल प्लान बनता है और उसके अकॉर्डिंग गोल्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का सेशन लिया जाता है. सो ये स्कर्दो में फ़र्स्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए भी कि वो अपने बच्चों को जिनमें ऐसे इश्यूज़ हैं, जिनमें स्पीच के इश्यूज़ हैं या बिहेवियर इश्यूज़ हैं, वो बच्चों को लाएं यहाँ पे और इनरोल करें. सदीका, मुझे ये बताइए कि क्या ऑटिज़म के सेंटर्स पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मौजूद हैं, और अगर हैं तो वो कहाँ कहाँ हैं और उनको कौन कौन लोग देख रहे हैं? आपको ज़रा थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा, क्योंकि स्कर्दो में तो माशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन चला रही हैं सेंटर, लेकिन पाकिस्तान के और कौन कौन से शहरों में ऑटिज़म के बच्चों के लिए सेंटर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के डिफरेंट शहर में भी ऑटिज़म के जो सेंटर्स मौजूद हैं, जिसमें कराची में भी हैं, बहुत से सेंटर्स हैं, और इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर में भी हैं. जैसे कराची में है पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म है, और अभी बेसिस भी स्टार्ट हुआ है. बेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, हर शहर में है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, और इसके अलावा लाहौर में भी हैं ट्रस्टेड सपोर्ट थेरेप्यूटिक सेंटर्स. जो मेन सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ तो आपको ईज़िली आप एक हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रिहैब सेंटर मिल जाएगा ईज़िली, जहाँ बच्चे की थेरेपीज़ करवा सकते हैं. लेकिन ऐसे बैकवर्ड एरिया में थोड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए सर्च करना, और फिर वो मूव करते हैं शहर की तरफ बच्चों की थेरेपी करवाने के लिए, क्योंकि थेरेपी इस लॉन्ग टर्म होती है और ये काफ़ी लॉन्ग जाती है अकॉर्डिंग टू बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ वंडरफुल कि जैसे आपने कहा कि बड़े शहरों में जहाँ और सारी सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ आप कहती हैं कि एक हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑटिज़म को डायग्नोज़ करने का सेंटर ज़रूर मौजूद होगा बड़े अस्पतालों में. लेकिन इन अ प्लेस लाइक स्कर्दू जो कि बहुत रिमोट है, वहाँ पर एक ऑटिज़म सेंटर का बनना और उसका इतने अच्छे तरीके से फंक्शन करना और उसकी टीम का पूरी डेडिकेशन के साथ उन बच्चों की मदद करना जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग. सदीका, आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी, या ओवरऑल सोसाइटी को आप क्या कहना चाहेंगी रिगार्डिंग ऑटिज़म, ख़ास तौर पे वालिदैन को? क्योंकि अगर मेरे घर में कोई बच्चा है ऑटिस्टिक तो मैं उसको एक मजबूरी ना समझूं या एक ताना ना समझूं अपने लिए, और मैं उस बच्चे की मदद करने के लिए उसको बर वक्त मदद पहुंचाऊं. तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी, ओवरऑल सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चों में ये अलामात पाई गई हैं और वो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग होती है, उनको इंसाइट दिया जाता है कि आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं और आपने इनके साथ काम करना है. तो अगर सबसे पहले मदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वो देखें कि हाँ कि ये चीज़ है, मेरे बच्चे में थोड़ी डिफरेंट है और मैंने इसके साथ काम करना है, तो वो अपने डिनाइल फेज से निकल के जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी तो उनके साथ अच्छा काम भी कर सकती हैं घर में. और जितनी थेरेपीज़ जो एक प्रोफेशनल लेवल पे करवाते हैं उनमें वो सेशंस लें, उसमें ट्रेनिंग देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें और वही चीज़ घर में करवाएं. और बच्चे का रूटीन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखें ताकि बच्चा एक रूटीन में रहे. ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो सुबह से रात तक जो है वो बस फ्री घूम रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए कि इनकी रूटीन स्ट्रक्चर हो. और सोसाइटी के लिए भी यही कि देखते हैं जहाँ भी एक बच्चों में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ वो देखते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस ना करें या उस चीज़ को उसका मजाक ना बनाएं, मजाक ना बनाएं उसका, या उसको ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत फील करते हैं कि बच्चे के साथ ये इश्यूज़ है. जो भी है एक मदर उस कंडीशन में से गुज़र रही होती है तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग एक टाइम आता है कि वो सोसाइटी को भी प्रेशर को भी अपने साथ लेके चल रही होती है, घर के प्रेशर को भी लेके चल रही होती है. तो एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर ऐसा वो देखते भी हैं तो उसको इनकरेज करे, उनको सपोर्ट दे पेरेंट्स को, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो काम कर सकें. थैंक यू.
ابھی جو بچے آپ کے سینٹر میں آ رہے ہیں اس کے بعد آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ تھیراپیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بولنے میں، چلنے میں، بیہیویئرل تھیراپیز آپ کروا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ ان بچوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پلان میں کیا شامل ہے کہ یہ بچے یہاں سے آگے کہاں جائیں گے؟ دیکھیے ہماری تھیراپی کا بھی جو مین ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکل کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بچے اپنی لائف میں اتنے قابل ہو جائیں کہ یہ اپنی روزمرہ کی چیزیں، اپنی اچھی اور بری چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو ہمارا بھی ابھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ بچے جو اپنے مدر پہ، پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان کے اندر اسکلز ڈیولپ ہو جائے کہ وہ اپنے آنے والے دور میں جو ہے وہ خود ہی سے اپنے کام کر سکیں۔ اور وہ بچے جو تھوڑے سے مائلڈ لیول پہ ہوتے ہیں اور جو ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں، ان کا پھر ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اسکول ریڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیں تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ آگے برائٹ ہو سکے۔ This is such a wonderful thing because I have visited SAIL myself yesterday, and I was amazed and surprised at the amount of dedication and the work that this team is doing with the children. صدیقہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آٹزم جیسے سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے ہمیں انلائٹن کیا، اور اس کے علاوہ صدیقہ کا پیغام جو مدرز اور سوسائٹی کے لیے تھا، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہم سب کو آٹزم کو ایک بیماری نہیں سمجھنا، اس کو ایک کنڈیشن سمجھنا ہے، اور اپنے ان سارے بچوں کی مدد کرنی ہے جو کہ اس اسپیکٹرم کے اوپر کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ. Please subscribe to our channel, like, share and comment.